अच्छा, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 32 हमारा वाला पेपर है। यहाँ पे आइएगा। कहता है कि यार द डायग्राम शोज द टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स वाई एंड जेड फॉर वाई एंड जेड व्हेन ईच कंज्यूम्स बार ऑफ चॉकलेट। तो ये कंज्यूमर वाई आ गए, कंज्यूमर जेड आ गया। यहाँ पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी गिवन है। What is the difference in the marginal utility of consumers Y and Z when each consumes 4 bars of chocolate? कहता है कि जब दोनों 4 बार ऑफ चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस आता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो पहले जरा कंज्यूमर वाई की निकाल लेते हैं। बेटा कंज्यूमर वाई 4 यूनिट पे कितनी यूटिलिटी लेके जा रहा है, टोटल वाली। कंज्यूमर वाई 4 यूनिट्स पे 70 की टोटल यूटिलिटी लेके जा रहा है। और यूनिट 3 पे कितने की यूटिलिटी लेके जा रहा है, 65 की। तो आपको ये बताया मैंने चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिफरेंस कितना आ रहा होता है। तो बेटा यूनिट 3 और 4 के हिसाब से कंज्यूमर वाई जो है कितने की यूटिलिटी लेके जा रहा है, 65 माइनस 70 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं। बेटा नंबर ऑफ यूनिट आपके पास आ रहा है 1। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कितना है 1। तो 5 डिवाइड बाय 1 आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई है वाई की, 5 आ गई है। यानी कि +5 आ गई कि 5 से वो बड़ा है। इसी तरह अगर मैं कंज्यूमर जेड की बात करूँ, कंज्यूमर जेड की बात, कंज्यूमर जेड यहाँ 4th यूनिट पे कितनी यूटिलिटी लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है बेटा 40 यूटिल्स, टोटल 40 यूटिल्स लेके जा रहा है। और 3rd यूनिट पे वो कितना यूटिल्स लेके जा रहा था, 45 यूटिल्स लेके जा रहा था। यानी कि कंज्यूमर जेड की यूटिलिटी जो है, बेटा आपने माइक साइलेंट किया करो यार। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जेड जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 से फॉल हो रही है। जब वो 40 से 45 पे जाएगा तो बेटा कंज्यूमर जेड की मार्जिनल यूटिलिटी कितने से फॉल हो रही है, 5 से फॉल हो रही है। यहाँ पे आ गया -5 डिवाइडेड बाय 4 और 3 कितने यूनिट्स बनते हैं बेटा, ये आपके बनते हैं 1। 5 डिवाइड बाय 1 ये आपके पास आ गया -5। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे डिफरेंस बता दो बिटवीन कंज्यूमर वाई एंड जेड व्हेन ईच कंज्यूम्स 4 यूनिट। बेटा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो 5 +5 माइनस -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना बन गया आंसर आपके पास, 10 बन चुका। ठीक है। When choosing to buy two products, the satisfaction gained by the consumption of different combination of these two products can be represented by an indifference curve. Which statement about such an indifference curve is correct? बेटा आप लोगों को पता है कि जब भी आपके पास इंडिफरेंस कर्व बनता है ऐसे, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड से बनता है। या तो बाय आ गया या एक्स आ गया, गुड ए गुड बी कुछ भी आ गया। तो कहता है कि हाँ, तो वो कहता है भाई जब आप इंडिफरेंस स्क्वायर बनाते हैं तो आप दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो वो आपसे ये पूछता है कि यार विच स्टेटमेंट अबाउट सच एन इंडिफरेंस स्क्वायर डायग्राम इज करेक्ट। कहता है क्या चीज आपके पास यहाँ पे बेटा करेक्ट शो हो रही होती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ें। ए कहता है द रेंज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अ कंज्यूमर कैन परचेज विद गिवन इनकम। बेटा इनकम आपकी बजट लाइन शो करती है, इनकम आपकी इंडिफरेंस कर्व शो नहीं करती। इंडिफरेंस कर्व खाली आपके यूटिलिटीज को शो कर रहा होता है, यूटिल्स को शो कर रहा होता है। If an indifference curve is downward sloping straight line, the principle of diminishing marginal utility will be operating। तो बेटा अगर वो ऐसा हाइपरबोला बना हुआ है, तब भी ऑपरेट करे। तब भी अगर y की यूटिलिटी कम हो रही है तो x की बढ़ रही है, या अगर x की कम हो रही है तो y की बढ़ रही है। इंडिफरेंस कर्व नेवर क्रॉस, बेटा ये कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने बताया बट टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर because this means that a consumer would be indifferent between combination of two goods even when one combination provides more of each good।
बेटा ये आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में थ्रू आउट बताया गया था, अगर आपको याद नहीं है रिकॉर्डिंग खोलिएगा आपको मिल जाएगा। द गैप बिटवीन इंडिफरेंस कर्व इज कांस्टेंट, गलत, कांस्टेंट नहीं होता, चेंज हो सकता है। Negative externalities such as air pollution due to car emission can cause damage to people's health in cities. Which response is most likely to occur from this situation? कहता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हमारे पास होती है बेटा एयर पोल्यूशन से। तो कहता है हमारे पास अगर कार एमिशन वगैरह हो रही है, तो कह रहे हैं एक बात बताओ यार, एक बात ये बताओ कि क्या रिस्पॉन्स आपका हो सकता है इस सिचुएशन के बाद। तो ऑप्शंस को देखिएगा। कार मैन्युफैक्चरर विल ऑटोमेटिकली बेयर एनी एक्सटर्नल कॉस्ट। बेटा प्राइवेट कार मैन्युफैक्चरर कभी भी एक्सटर्नल कॉस्ट को बेयर अप नहीं करता, वो बोलता सोसाइटी भाड़ में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट फेलियर विल बी रिजॉल्व व्हेन प्राइवेट कॉस्ट इक्वल एक्सटर्नल कॉस्ट। गलत बेटा, मार्केट फेलियर तब तक रिजॉल्व नहीं होता जब तक सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट बराबर ना हो। मोस्ट पीपल विल डिसाइड टू यूज बसेस रादर देन कार्स। और लास्ट लिखा हुआ है सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बेटा सी इसका ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सी इसका ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बस के अंदर काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है। आपको बस ढूंढनी पड़ती है, बस का इंतजार करना पड़ता है, खड़े होकर जाना पड़ता है, बैठ के जाना पड़ता है, 100 लोग आपको बस में मिलते हैं। तो लोग हमेशा अपना प्राइवेट बेनिफिट देखते हैं, और प्राइवेट बेनिफिट देखते हुए दे विल ऑलवेज प्रिफर देयर ओन पर्सनल कार। वो कभी भी बस में धक्का नहीं खाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या बचा कि बेटा गवर्नमेंट हो सकता है इंटरवीन करे और अफेक्ट वो जो क्या रेगुलेशन वगैरह लाना शुरू करे। फोर्थ कहता है the merger of two large firms in the Singapore market supplying taxis and private hire vehicles resulted in a single firm with 80% of the market। कहता है कि दो फर्म्स आपस में मिल गई जिसकी वजह से उनका 80% का मार्केट शेयर हो चुका है। The remaining 20% of the market consisted of thousands of independent taxi drivers। तो कहता है remaining जो 20% है उसके अंदर आपके पास thousands of remaining taxi drivers आते हैं। Which statement best describes what has effectively occurred in the market structure? बेटा बात सुने, बात सुने। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन रेशो गिवन है। कहता है दो लार्ज फर्म्स है जब आपस में मिली तो उनका रेशो 80% से ज्यादा हो गया, और इसके अलावा मार्केट में जो रिमेनिंग 20% शेयर है वो छोटी छोटी दुकानों में टूटा हुआ है, वो छोटी छोटी दुकानों में टूटा हुआ है। अब देखो वो आपसे क्या कहता है, कहता है कि पहले दो लार्ज फर्म्स थी, दो लार्ज फर्म्स थी। दो लार्ज फर्म्स का मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पर डिओपली चल रहा होगा एक टाइम पे, एक टाइम पे यहाँ पे क्या चल रहा होगा, डिओपली चल रहा होगा, यानी कि यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट चल रही होगी। फिर इन्होंने क्या किया, फिर ये लोग मर्ज कर गए। मर्ज करके इन लोगों ने बेटा क्या क्रिएट कर ली है, मोनोपोली क्रिएट कर ली है। याद करें मोनोपोली वाला टॉपिक मैंने आपको बताया है, व्हेन टू लार्ज फर्म्स कंबाइन देयर रिसोर्सेज, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती है। ये भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हमारे पास क्रिएट कर रहे होते हैं फिर, और ये मार्केट फेलियर का पार्ट है, या आप वो लेवल एयर से पढ़ते हुए आ रहे हो। दो फर्म्स थी, ओलिगोपोली था, डिओपली था, सही है। फिर उन्होंने आपस में मिल गए, जब वो मिल गए तो उनका मार्केट शेयर हो गया 80%, यानी कि ये क्या चल रहा है बेटा, ये आपका चल रहा है हाईएस्ट मार्केट शेयर, हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑफ सिंगल फर्म। तो लॉजिकल सी बात है बेटा, ये तो फिर मोनोपोली की डेफिनेशन बनती है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग ओलिगोपोली से मोनोपोली जा रहे हैं। The diagram shows cost and revenue curve of profit maximizing monopolistically comparative firm in the long run. Which statement correctly describes performance of this firm? बेटा ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात यहाँ पे हो रही है। कहता है कि ये जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो। अब देखो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं बेटा एमसी इक्वल्स टू एमआर पे, और हमारे पास ये वाली प्राइस चल रही है, यानी कि एट दिस इक्विलिब्रियम योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर एवरेज कॉस्ट। ये देख लो, ये आपकी भाई एवरेज कॉस्ट आ रही है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू आ रहा है, दोनों यहाँ पर मीटअप करते हैं। आपने यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि आप लोग लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट पे ऑपरेट कर रहे हैं। लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट, सही है। तो बेटा आप किधर ऑपरेट कर रहे हो, इट इज एलोकेटिवली एफिशिएंट। बेटा एलोकेटिव एफिशिएंसी आपको यहाँ पर मिलेगी एमसी इज इक्वल्स टू एआर पे, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। इट इज मेकिंग ए नॉर्मल लॉस। बेटा लॉस का मतलब होता है कि एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, हालांकि यहाँ पर दोनों बराबर है। इट इज मेकिंग एन नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, हालांकि यहाँ पर दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या गेन कर रहे हैं भाई, नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रहे हैं।
A firm changes its aim and chooses to produce where marginal revenue is zero, instead where marginal revenue is equals to marginal cost. Which explanation for this is not correct? Not correct देखनी है बेटा। अब यहाँ पे जो दो उसने पॉइंटर्स दिए ना, वो दो पॉइंटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? MR जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे है। ठीक है, MR जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे। MC इज इक्वल टू MR का मतलब क्या है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, तो कहता है आप टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं रादर देन ऑपरेटिंग एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन कहता है अ फर्म विशेस टू इंक्रीज सेल्स। बेटा पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? फर्म विशेस टू इंक्रीज सेल। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डायग्राम बना दूं सिंपल सी, रेवेन्यू क्वांटिटी, ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू AR MR, सही है, डिमांड इज इक्वल टू AR MR। मैं जनरल इम्परफेक्ट की बना रहा हूँ, मोनोपोली की बना रहा हूँ, सही। ये आ गई आपके पास MC, और ये आ गई आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गई है एवरेज टोटल कॉस्ट। अब देखो आपका MC इक्वल टू MR यहाँ पे होता है आपका, जो है वो क्या कहते हैं, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा? वो आपका होता है यहाँ पर MR जीरो। यानी कि आपकी क्वांटिटी पहले के मुकाबले में बढ़ रही है। ठीक है, क्वांटिटी आपकी पहले के मुकाबले में बढ़ रही है, सही है। पहले आप ये वाली प्राइस चार्ज कर रहे थे, अब आपकी प्राइसेस भी क्या हो चुकी हैं भाई? अब आपकी प्राइसेस भी फॉल हो चुकी, P से P1, क्वांटिटी Q से Q। अब वो कहता है फर्म विशेस टू इंक्रीज सेल्स। बेटा अच्छा, अब देखो पहले पॉइंट जरा कुछ और था, छोड़ दें उसको। आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, आपकी प्राइसेस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये तो आपके पास मामलात होंगे, यस। उसने आपसे पूछा हुआ नॉट करेक्ट ना, तो ये तो आपके पास मामलात होंगे। फर्म विशेस टू इंक्रीज इट्स आउटपुट, आपके सामने आपको दिख रहा है कि आपका ओवरऑल आउटपुट बढ़ रहा है, तो यस ये भी आपके पास बढ़ेगा। फर्म विशेस टू रिड्यूस प्राइसेस, यस ये भी आपको दिख रहा है कि आपकी प्राइस गिर रही। फर्म विशेस टू गेन मोर प्रॉफिट, बेटा मोर प्रॉफिट आपको हमेशा MC इज इक्वल टू MR पे ही मिलेगा, जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट होता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको वहीं पे मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव आपका फिलहाल नहीं चल रहा। A firm operating in the airline industry used third degree price discrimination. Which condition is most likely to allow this to happen? बेटा आपको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद होना चाहिए। नोट्स में तीनों के बारे में ये मैंने कहता है कि भाई थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपके पास क्या क्या मामला चल रहे होते हैं। तो आपको इसकी सिंपल सी याद करो एक्सप्लेनेशन क्या थी कि हम लोग अपनी मार्केट को सेगमेंट्स में तोड़ देते थे। हम लोग अपनी मार्केट को सेगमेंट्स में तोड़ देते थे, उसके हिसाब से हम लोग प्राइसेस चार्ज करते थे। तो बेटा अब यहाँ पे देखो आपके पास सेगमेंट वाला पॉइंट कौन सा है? डी। फिर कहता है व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हैजर्ड, व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हैजर्ड। तो अब यहाँ पे देखते रहिएगा भाई, पीपल विद हायर रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, people with higher risk of unemployment are more likely to undertake training। कहता है कि वो लोग जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो बेटा ये तो आपके लिए बेनिफिट हुआ ना, ये तो आपके लिए बेनिफिट हुआ। ये आपका मॉरल हैजर्ड तो नहीं। व्हाट इज मॉरल हैजर्ड? डेथ रेट, बेगरी रेट, क्राइम रेट, डाइवोर्स रेट, ये मॉरल हैजर्ड होता है ना। लोगों की जिंदगी खराब हो जाना, बीमारियां फैलना, ये सब मॉरल हैजर्ड है। अब जब लोग ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो ये तो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हीं की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली सोसाइटी को फायदा होगा। समझे बात को? ये मॉरल हैजर्ड नहीं है, ये मॉरल हैजर्ड नहीं है। ठीक है, आगे आओ। People with free dental care are less likely to take care of their teeth with good oral hygiene। Yes, ये आपका मॉरल हैजर्ड है, क्योंकि किसी, मैंने आपको क्या बताया, मॉरल हैजर्ड कोई भी चीज जिससे किसी ना किसी बंदे को नुकसान हो। ठीक है, लोग अपने दांत साफ नहीं रखेंगे, लोग बोलेंगे चल भाई अपन लोग जाएंगे एक महीने बाद जाके खुद डेंटिस्ट के हाथ से ब्रश करवाएंगे, वो सारी मैल निकाल देगा। इस तरह नहीं होता ना।
तो फिर आप जो है वो गंदगी की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये आपका मॉरल हैजर्ड है। People with insurance against car theft are more likely to park their car in high crime areas. Yes, ये भी moral hazard है भाई, कि लोग इस सोच में कि भाई हमारी गाड़ी कोई ना कोई चुराएगा, तो बेहतर है कि ऐसी जगह पे पार्क करो जहाँ पे हमारे पास इस तरह डकैत हो, तो फिर हमें इंश्योरेंस मिलेगा, तो ये भी moral hazard। People with unemployment benefits are less likely to undertake retraining if they become unemployed. If they are less likely, पहले ही क्या था मोर लाइकली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेस लाइकली, तो यस ये आपका मॉरल हैजर्ड है, ये आपका मॉरल हैजर्ड नहीं। In recent years, the fuel cost of operating a jet aircraft has declined over the same period. Improved design has led to a much quieter aircraft. How would this affect how would this affect the marginal private cost and the marginal external cost of aircraft? कहता है कि बेटा आपकी फ्यूल कॉस्ट कम हो गई है, तो जब आपकी फ्यूल कॉस्ट कम होगी तो लॉजिकल सी बात है आपकी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट तो कम होगी, आपकी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जो है वो कम है। ठीक है, एमपीसी विल फॉल। फिर वो कहता है कि यार हमने ऐसे डिजाइन बनाए जो कि काफी ज्यादा शांत मिजाज है, यानी कि जिनसे शोर इतना नहीं होता, तो इससे आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, वो भी आपके पास कम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। और ये बेटा दोनों क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये डिमांड का पार्ट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, डिमांड का पार्ट है, तो जब डिमांड जब भी कम होती है तो वो किस तरफ आती है, वो हमेशा ऐसे लेफ्टवर्ड आ रही होती है, तो विल शिफ्ट डाउनवर्ड, तो आंसर क्या बनेगा इसका ए। ठीक है जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। 10 पे आए। Firm K operates in a comparative market. Firm L is a monopsony employer. Both firms are operating at an equilibrium level of output. Trade unions are introduced with the result that wages in each firm are increased. What is likely effect on each firm if trade union enters the labor market? कहता है कि फर्म एल जो है ये मोनोप्सनी एम्प्लॉयर है, ये किधर ऑपरेट करेगा भाई, ये फिर ये ऑपरेट करेगा एम सी एल इज इक्वल टू एम आर पी पे ऑपरेट कर रहा होगा, क्योंकि मोनोप्सनी का एम्प्लॉयर। अच्छा जी, फर्म के जो है वो कंपैरेटिव मार्केट में बैठा हुआ है, फर्म एल जो है मोनोपोली एम्प्लॉयर है। बोथ फर्म्स आर ऑपरेटिंग एट एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ट्रेड यूनियंस आर इंट्रोड्यूस्ड विद द रिजल्ट दैट वेजेस इन ईच फर्म आर इंक्रीज। बेटा आपकी वेजेस बढ़ गई, ट्रेड यूनियन एंटर हुआ, जिससे आपकी वेजेस पे क्या इफेक्ट आया है, जिससे आपकी वेजेस जो है वो बढ़ चुकी हैं। सही है, अब बात सुनो बेटा, यहाँ पे फर्म एल की डायग्राम बना, फर्म एल की डायग्राम बना रहा हूँ लेबर मार्केट की। यहाँ पे आया वेज, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी। ठीक है, ये आ गई आपके पास एमआरपी, ये आ गई एवरेज कॉस्ट, ये आ गई आपके पास एवरेज कॉस्ट। सही है, एवरेज कॉस्ट आ गई, ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ऑपरेट कर रहा है वो एमसीएल इज इक्वल टू एमआरपी। सही है, यानी कि वो इतना लेबर हायर करता है, हमारा जो एल है फर्म एल जो है वो इतना लेबर हायर करता है और कितने वेजेस प्रोवाइड कर रहा है, वो वेजेस प्रोवाइड कर रहा है इतना। सही है। अच्छा, और ये फर्म के जो है ये एक नॉर्मल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल इसका मार्केट में वो एग्जिस्ट करता है। अब वो कहता है कि यार अगर ट्रेड यूनियन आती है और वो डिमांड करती है कि हमारे पैसे बढ़ाओ, तो दोनों की एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं फर्म के की बात करूं, फर्म के की बात करूं, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में एक्सेस कर रही, नॉर्मल कंडीशन में एक्सेस कर रही है, तो उसका तो बड़ा सिंपल सा फंडा चलेगा, जैसे ही उसकी वेज रेट बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी सप्लाई जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो लेबरों को फारिग करना स्टार्ट करेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर आपके पास फर्म के लिहाज से बी या ए में से कोई एक। इसी तरह वो कहता है कि यार अगर मैं फर्म एल की बात करूं और यहाँ पर आके अगर ट्रेड यूनियन अपनी वेजेस को बढ़वाता है, तो ये लो फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन ने वेजेस बढ़वा दी, तो बेटा जब ट्रेड यूनियन वेजेस को बढ़वाएगा तो आप खुद देखें आपका नया इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आ रहा है ना, जिसके हिसाब से क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ रही है, यानी कि फर्म एल जो आपके पास है जो मोनोपोली पावर है, उसकी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास बढ़ेगी। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा इसका, बी बन जाएगा। Backward bending supply curve of labor is one where beyond a certain point the supply of labor, बेटा supply of labor क्या था आपके पास, बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे बनता था वो, यहाँ पे आता था आपके पास आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे आता था आपके पास वेज,
और वो कुछ ऐसे बनता था, ऐसे बनता था वो, सही है। इस तरीके से वो बन रहा होता था, ऐसे पीछे की तरफ जा रहा होता था। तो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि भाई बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का आपको क्या बताता है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट द सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीजेस एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस। बेटा डिमांड फॉर लेबर का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर वेज और आवर का कॉन्सेप्ट है। तो फिर कहता है द सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेज एज डिमांड ऑफ लेबर, अगेन वही डिमांड की बात चल रही है। कहता है कि सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीजेज एज वेज रेट राइजेस, यस, क्योंकि आप खुद देखो इस पॉइंट पे आप इतने आवर्स काम कर रहे हो और आप इतनी वेजेस ले रहे हो, सही है। अब आप सिर्फ 4 घंटे काम कर रहे हैं और आपकी वेजेस भी क्या हो गई हैं, बढ़ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हिसाब किताब चल रहा होता है, सिंपल था, जो आपने डेफिनेशन वगैरह पढ़ी हो। 10th MCQ वापस से देखना है बेटा, इधर आओ। देखो आपको दो फर्म्स गिवन है, फर्म के और फर्म एल। कहता है कि फर्म के नॉर्मल कंपैरेटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है, फर्म एल जो है ये मोनोपोली है, ये एक मोनोपोली है, सही है। तो बेटा फर्म के और एल पे क्या इफेक्ट आएगा अगर ट्रेड यूनियन आके बोलता है कि हमारी वेजेस को बढ़ाओ। तो बेटा नॉर्मली तो दोनों के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर वेज रेट बढ़ता है आप लेबरों को फारिग करेंगे तो आपके बिजनेस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आप लेबरों को फारिग करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज होगी। तो के हिसाब से मैंने निकाल लिया कि एम्प्लॉयमेंट लेवल विल डिक्रीज। बट अगर मैं लेबर मार्केट के चैप्टर को एक मर्तबा नजर में रखूं और फर्म एल का मोनोपोली वाला कर्व बनाऊं, तो फर्म एल पहले किधर ऑपरेट कर रहा था, वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, MCL इज इक्वल टू MRP के। अब जब ट्रेड यूनियन ने आके बोला कि हमारी वेजेस बढ़ाएं, तो वेजेस बढ़ने की वजह से बेटा आप देखो ना आपका नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना E1 पे। आपकी ओवरऑल क्वांटिटी पे भी क्या इफेक्ट आ गया, क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ गई। तो बेटा फर्म एल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और फर्म के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगी, कोई मसले वाली बात। समझ गए जी। अच्छा, ये वाला समझ आ गया आप लोगों को, 11 वाला। सही है। अच्छा, व्हाट इज द इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यार यूनिवर्सल बेसिक इनकम का समझने कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्या कहते हैं, एक फिक्स रेट सेट कर दिया जाता है कि हर बंदे को जो है ना वो इतनी इनकम मिलेगी। एक प्रोग्राम होता है जहां पर गवर्नमेंट कहते हैं भाई ये लोग हैं और इतना हमें हर बंदे को हमने इतने पैसे देने, इट इज, समझ लें कि अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट में मीन्स टेस्टेड बेनिफिट नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को मिलता है, ये वो वाला हिसाब है। तो एक तरीके से समझ लो ट्रांसफर पेमेंट है, इनकम मिल रही है बस लोगों को, और कुछ ज्यादा कंफ्यूज ना करें। व्हाट इज द इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बेटा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं आपको मुफ्त में पैसे दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ घर बैठ के मुझसे पैसे लेते रहो, तुम गरीब हो ना, तुम भिखारी आदमी हो, बिल्कुल फकीर हो, मुझसे पैसे लेते रहो। तो बेटा अगर मैं आपको पैसे देता रहूंगा तो क्या आप काम करेंगे, आप काम जो है वो नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आपका इंसेंटिव टू वर्क रिड्यूस हो जाएगा, आपका इंसेंटिव टू वर्क रिड्यूस हो जाएगा, आंसर सी या डी में से एक। अच्छा, फिर आप बेटा गरीब हो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो इससे इक्वालिटी ऑफ इनकम तो इम्प्रूव होती है ना, तो आपकी इक्वालिटी ऑफ इनकम इम्प्रूव होगी, आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी मेजर्स विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। कहता है कि इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन सा फिस्कल पॉलिसी मेजर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो जरा, टॉप रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ाएं, रिग्रेसिव टैक्सेस कम करेंगे, सारी बातें आप लोगों को पहले बताई हुई है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करने के लिए। तो बेटा आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, इंक्रीज, रिड्यूस वैल्यू ऑफ स्टेट बेनिफिट्स, यानी कि गवर्नमेंट कितना बेनिफिट दे रहा है लोगों को, तो आपको ये भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आंसर विल बिकम बी। अच्छा बेटा 14 को जरा देखिएगा, 14 आपसे क्या कहता है कि एट प्रेजेंट मोटरिस्ट who drive their car within area 1 on the map
पे अ डेली कंजेशन चार्ज ऑफ $8। कहता है कि जो लोग एरिया 1 में बैठे हुए हैं वो $8 का चार्ज पे करते हैं। विच कार जर्नीज वुड डिस्क्राइब would decrease in number if the congestion charge area were extended to include area 2। यानी कि कहता है कि अगर हम लोग एरिया 2 के ऊपर भी $8 लगा देते हैं तो उससे क्या चीज हमारे पास फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे हमारे पास क्या चीज फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात सारी ये है कि बेटा जो एरिया, इस तरह समझो कि ये वाली जो बाउंड्री है ना ये आपकी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी आपको टैक्स पे करना है, यहाँ पर भी आपको टैक्स पे करना है। पहले आप सिर्फ यहाँ पे कर रहे थे तो आप सिर्फ इस रेंज में घूम रहे थे। अब आप अगर इस रेंज में भी आते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा जो भी बंदा एक्स पे बैठा हुआ है, जो भी बंदा एक्स पे बैठा हुआ है वो अगर इस गोले के अंदर आता है, अगर इस बाउंड्री के अंदर आता है तो उसको $8 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो वाई तक आता है तो $8 पे करना पड़ेगा। जेड तक जाता है तो इस बाउंड्री को क्रॉस करके जाएगा ना, तो यहाँ पर भी 8 देगा, यहाँ पर भी 8 देगा। समझे बात को? तो उसको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। डबल टैक्स पे करने का मतलब है कि वो फिर इस बाउंड्री पे फिर आएगा ही नहीं कभी भी, वो कभी भी इस बाउंड्री पे आएगा नहीं। पहले तो वाई आपका फ्री था, पहले तो वाई फ्री था तो वो एक्स से वाई ऐसे उठ के आ जाता था आराम से। अब वाई पे भी टैक्स लग गया, एरिया 2 पे भी टैक्स लग गया। तो बहुत से मेजोरिटी ऑफ पीपल जो एक्स टू वाई फ्री में ट्रेवल करते थे, अब $8 की डर की वजह से यहाँ पर ट्रेवल नहीं करेंगे। जब वो यहाँ पर ट्रेवल नहीं करेंगे तो बेटा एक्स से लेके वाई तक का जो आपके पास मूवमेंट है ना, ये ऐसा फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए हैं बात को? तीन पे आए। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ नेशनल इनकम। बेटा आपका नेशनल इनकम किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है? तो अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट, यस, इससे आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है। फॉल इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड, बेटा इससे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल होता है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल होगा। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका फॉल होगा। तो आंसर इज ए। Which government policy is most likely to improve occupational mobility? बेटा ऑक्यूपेशन मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्किल्स देनी पड़ती है वर्कर्स को, यानी कि ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, स्किल्स हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पर काम करेंगी। डिक्रीज इन इनकम टैक्स, बेटा ये ऑक्यूपेशनल को अफेक्ट नहीं करती। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ट्रेनिंग, यस। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटा ये जियोग्राफिकल को ज्यादा अफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू ऑक्यूपेशनल। इंक्रीज सब्सिडीज, नो। आंसर क्या बनेगा? बी। Table shows MPC, MPS, MP, MRT, margin rate of tax, and MPN of for a four sector economy. What is the size of multiplier? What is the size of multiplier? तो बेटा इसके लिए आपको जरा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कर लेते हैं भाई। फोर सेक्टर इकोनॉमी आपके पास गिवन है। बेटा आपको इसको सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आपको बताया हुआ है? वो है 1/1 माइनस MPC। ठीक है, 1/1 माइनस MPC। तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस 0.5। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 17 का आंसर आपके पास क्या बन रहा है? बी। 18 पे आए। What is likely to happen when a productive capacity of a free enterprise economy increases over a long period of time? कहता है बेटा अगर आपके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है फ्री एंटरप्राइज की इकोनॉमी में, तो उससे हमारे पास क्या होगा? तो बेटा फ्री एंटरप्रेन्योर्स आपके पास मार्केट में एंटर हो रहे हैं। फ्यूचर जनरेशंस विल बी लेस वेल ऑफ देन प्रेजेंट जनरेशंस, गलत। बेटा जो फ्यूचर जनरेशन है दे विल बी बेटर ऑफ। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी प्राइवेट इदारा काम करता है ना, जब भी प्राइवेट इदारा काम करता है तो वो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन वगैरह पे फोकस करता है। ठीक है, वो हमेशा इनोवेशन वगैरह पे फोकस करता है जिससे इनोवेशन आगे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। हम तो गुजर गए, आगे आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। Increasing the production of one good cannot be done without decreasing the production of another good. बेटा ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसा लाजमी नहीं है, ऐसा लाजमी नहीं हो कि मैं एक चीज कम करूँ दूसरी चीज बढ़ जाए, ऐसा लाजमी नहीं है। इंडिविजुअल विल हैव मोर चॉइसेस ड्यू टू अ वाइडर रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड, यस, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन वगैरह पे खर्चा करते हैं तो वो ऑप्शंस दे यार।
राइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट विल कॉज पर कैपिटा इनकम टू इक्वलाइज, बेटा ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। Accelerated principle refers to relationship between investment and GDP, changes in GDP, ये सारी आपको बताई हुई है बातें, इसकी पूरी थ्योरी आप लोग करवाई हुई है, इनकम से डिमांड से लिंक हो रहा होगा। What is likely to be the effect of an increase in budget deficit? कहता है आपका बजट डेफिसिट इंक्रीज हो गया। बजट डेफिसिट होता क्या है कि आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होती है और आपका टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो कम होता है। कहता है बजट डेफिसिट आपका कैसे इंक्रीज हो सकता है भाई, एन इंक्रीज इन अफेक्टिव डिमांड, अगर आपके पास अफेक्टिव डिमांड बढ़ती है तो गवर्नमेंट को उसके लिए स्पेंडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। जब स्पेंडिंग वगैरह हमारे पास करेगी गवर्नमेंट, तो उससे बजट डेफिसिट आपका बढ़ेगा। पॉसिबल आंसर है, देख लेते हैं आगे इसको। और वो ये कहता है कि बजट डेफिसिट बढ़ने से हमारे पास होगा क्या, तो वही वाली बात है बेटा, पॉसिबल लॉजिकल सी, कि जब गवर्नमेंट डेफिसिट हमारे पास बढ़ता है तो इससे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, तो ये पॉसिबल आंसर है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, बढ़ती नहीं। रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से बेटा इन्फ्लेशन बढ़ता है, कम नहीं होता। रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेंडिंग, बेटा स्पेंडिंग आपके पास बढ़ रही है तभी तो डेफिसिट आपके पास बढ़ रहा है, तो आंसर इज ए। टेबल गिव्स डिटेल्स ऑफ द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर डिफरेंट कंट्रीज इन 2008 एंड 2011। Which country experienced a trade-off between their inflation and unemployment rate? कहता है ट्रेड ऑफ हमारे पास कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो ये एक तरीके से फिलिप्स कर्व के साथ लिंक कर रहा है। ये बेटा हमारे पास फिलिप्स कर्व के साथ लिंक कर रहा है। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशनशिप हो, नेगेटिव, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कहते ही कहता है कनाडा एंड जर्मनी। बेटा कनाडा में आप देखो, आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है और कनाडा में आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये तो ट्रेड ऑफ ना हुआ, हमें तो नेगेटिव रिलेशनशिप चाहिए, तो कनाडा वाला ऑप्शन ही गलत हो गया। फ्रांस, फ्रांस में आओ बेटा, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, और जापान क्या बोलता है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। यस, दोनों में ट्रेड ऑफ आ रहा है, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, फ्रांस एंड जापान। विच गवर्नमेंट पॉलिसी, which government policy would boost economic growth but not necessarily promote economic development? कहता है कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ देके आएगी, यानी कि आपके मुल्क में वो पीपीसी को जो है वो क्या कहते हैं वो ग्रो करवाएगी, बट लाजमी नहीं है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ जाए। तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह इंक्रीज करवाए। अब यहाँ पे देखो जरा, क्रिएटिंग अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बेटा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। सही है। डाइवर्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू एजुकेशन, तो इसके अंदर आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आई, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा कर रही है। इनकरेजिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज, बेटा आपके पास इससे पोटेंशियल तो बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम आगे जाके रिसोर्सेज डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉल होगी, तो ये पॉसिबल आंसर बन सकता है। इंट्रोड्यूसिंग टाइटर कंट्रोल ऑन एयर पोल्यूशन, बेटा इससे आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये ग्रो होती है, तो आंसर क्या बचा है इसका, सी। Which policy measure to encourage economic growth might be based on the concept of Laffer curve? बेटा Laffer curve का आपको लिंक बताया हुआ है, it is a link between incomes and direct taxes। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या है, 23, टैक्स इवेजन वाला मामला होता है। Exchange rate of an economy appreciates assuming that the Marshall condition holds in this economy. What is the likely outcome for imported inflation and unemployment? बेटा अगर आपके पास इकोनॉमी में आपका एक्सचेंज रेट जो है अप्रिशिएट होता है, तो कहता है मार्शल लर्नर के हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा। अब बात सुनो बेटा, पहली बात तो ये कि जब आपकी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रही है तो आपको रॉ मटेरियल चीप मिलेगा, आपको रॉ मटेरियल चीप मिलेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होगी, तो आपकी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो तो फॉल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम
अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आपका गुड महंगा होगा, आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी। एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट क्वांटिटी फॉल होगी, यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा। और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? 24 का बी बन गया। Which characteristics are most commonly found in low income countries? बेटा लो इनकम कंट्रीज में क्या चीज आपको बहुत ज्यादा मिलती है? तो पहली बात, सेविंग रेशियो को फिलहाल छोड़ो, हम लोग कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करते हैं। कैपिटल आउटपुट यानी कि कितना आउटपुट आप मशीन से बना रहे हैं, कितना लेबर से बना रहे हैं। आपको खुद ये बात का अंदाजा होगा कि लो इनकम कंट्रीज में मशीन्स काफी कम यूज होती हैं। तो आंसर आपका लो या लो में से एक। अच्छा, फिर आता है सेविंग रेशियो। बेटा एक गरीब मुल्क है जहां पर लोग पैसे बहुत कम बनाते हैं, और पैसे कम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सेविंग करेंगे कि अपनी बेसिक जरूरियात को पूरा करेंगे। पहले तो जरूरियात को पूरा करेंगे ना, पहले तो बेसिक नेसेसिटीज परचेज करेंगे, तभी जाके फिर वो सेव करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि सेविंग भी क्या होना चाहिए आपका? लो। आंसर क्या बनेगा? ए। What has not accompanied global economic growth over the last 25 years? कहता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चीज ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया पिछले 25 सालों में? डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, डिक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड, growing urbanization, increased atmospheric pollution. What has not accompanied global economic growth over the last 25 years? Depletion of resources. अच्छा सॉरी, अकम्पनीड लिखा हुआ है, मुझे लगा वो सही है, सॉरी। अकम्पनीड का मतलब है क्या चीज उससे आई है, क्या चीज उससे आई है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, वो अकम्पनीड लिखा है, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। अकम्पनीड का मतलब है क्या चीज हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आ रही है पिछले 25 साल में। तो उसने बोला क्या चीज नहीं आई, हमने क्या चीज पॉइंट आउट करना है? जो ग्लोबल ट्रेडिंग से नहीं आ रही। हमने क्या चीज पॉइंट आउट करनी है? जो चीज ग्लोबल ट्रेडिंग से नहीं आ रही। अब देखो मेरी बात सुनो, जब आप ग्लोबल ट्रेडिंग करते हैं तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। यस बिल्कुल होती है, तो यस होता है भाई। 25 साल में जब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगी। यस। डिक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, बेटा ये नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड आपका इंक्रीज हो रहा है। आपका इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होता है जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं, तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, यस बिल्कुल भाई, लोग रूरल एरिया से शहरों में आके रहना स्टार्ट करते हैं, अर्बनाइजेशन होती है। इंक्रीज पोल्यूशन, यस ज्यादा आउटपुट होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो पोल्यूशन वगैरह भी होगा। तो आंसर क्या बना इसका? बी। When assessing income distribution in an economy with change in the Gini coefficient suggests that the country is distributing its income more equally. कहता है कि जीनी कोफिशिएंट के हिसाब से बताएं हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो हो बिल्कुल एक अच्छी तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आपको ये केस ऐसा याद होगा कि ऐसा एक हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ऐसी लीनियर लाइन होती थी, और फिर ऐसा एक गोला बनता था। तो वो ये कहता था कि ये गोला जितना आपका जीरो के करीब होता रहेगा, जितना जीरो से करीब होता रहेगा उतनी इनकम इनक्वालिटी कम है, जितना जीरो से दूर होता रहेगा उतनी इनक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आप मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप किसके करीब होते रहेंगे? आप जीरो के करीब होते। In 2021, a very large cargo ship carrying 18,000 cargo containers blocked the Suez Canal for 7 days. It delayed over 350 other cargo ships, causing shortages of product in market around the world as supplies were disrupted. Which consequences of globalization is best illustrated by this event? कहता है कौन सा ऐसा ड्रॉबैक है ग्लोबलाइजेशन का जो यहाँ पर हमारे पास बड़े अच्छे से सेट होता है? चीपर प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर। बेटा ये कोई तो इतनी नॉर्मल ट्रेडिंग की बात हो रही है। कहता है भाई एक जहाज आ रहा था, उसने स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया, तो ये हमारे पास पूरी सप्लाईज रुक गई है, हमारे पास पूरी दुनिया का मामलात जिंदगी रुक गई है। भाई अब कोई प्रोडक्ट है जो दुनिया में किसी दूसरी कंट्री में बनते हैं, वहां से मेरी कंट्री में आते हैं, अब वो नहीं आ रहे क्योंकि स्विस कैनाल ब्लॉक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मैं उस कंट्री पे डिपेंडेंट हूँ ना, मैं उस कंट्री पे डिपेंडेंट हूँ, मैं साबुन पे डिपेंडेंट हूँ, मैं बॉडी स्प्रे पे परफ्यूम्स पे डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अपना तो कुछ कुछ बनाता नहीं है, जो बनाता है बेकार है। सही है। तो मैं बाहर से परफ्यूम्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हूँ। अब जब जहाज फंस गया, जहाज ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो मैं पागल हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये कहता है जब जहाज ने रास्ता बंद किया, तो आप ये बात बताएं कि ऐसा कौन सा ड्रॉबैक है ग्लोबलाइजेशन का जो यहाँ से हमें प्रॉपरली नजर आता है,
तो वो ड्रॉबैक जो है ना वो इंटरडिपेंडेंस का नजर आता है कि हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो चुकी है। अब जहाज रुका 7 दिन तक कोई शिपमेंट ही नहीं आ रही, लोग पागल हुए। टेबल सोर्स डेटा फॉर नामीबिया एंड स्पेन फ्रॉम 2014 एंड 17, कह रहा 2014 और 17 का उसने आपको जो है वो डेटा दिया हुआ है। रियल जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा, what can be concluded about whether there has been an increase in economic growth and economic development in Namibia and Spain between 2014 and 2017? इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता चलेगा जीडीपी पर कैपिटा से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पता चलेगा हेल्थ स्पेंडिंग वगैरह से। सही है। अब बात सुनो, नमीबिया में हमारे पास बेटा रियल जीडीपी पर कैपिटा फॉल हो रहा है, स्पेन में जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है। स्पेन में जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है। तो इन सब- बेटा स्पेन में आपका जीडीपी पर कैपिटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जब स्पेन में आपके पास जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा, स्पेन में आपका जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है। सही है। अच्छा, हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा बेटा नामीबिया में फॉल हो रहा है और स्पेन में भी फॉल हो रहा है, तो यानी कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज में फॉल हो रही है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे बढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पे बढ़ा। बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्पेन में आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका सिर्फ स्पेन में आ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में ही फॉल कर रहा है, यानी कि नीदर ऑफ द कंट्रीज यहाँ पे हमारे पास बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो आंसर इज सी। कहता है ग्राफ शोज एच डी आई एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट्स फॉर जिम्बाब्वे। आपके पास 3 कंपोनेंट पार्ट गिवन है, एजुकेशन इंडेक्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीएनआई आपके पास गिवन है। कहता है कि 3 ऑनवर्ड्स बताओ आपके पास क्या मामला चल रहा है। तो 2003 आपके पास यहाँ से आ रहा है, सही है, ये 2003 आ गया, ये 2003 आ गया, ये 2003, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, हमें यहाँ पे शो करना है कि अपर ट्रेंड आपके पास कहाँ पे आ रहा है, आपको कहाँ पे फायदा हो रहा है। आप देखो 3 में आप इधर पहले इधर बैठे हुए थे 0.5 पे, आपका ये बढ़ गया, यानी कि आपके पास ऐसा एक अपवर्ड ट्रेंड आया है, यानी कि एजुकेशन इंडेक्स में तो आपके पास फायदा हो रहा है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात कर लेते हैं, ये भी पहले इतना था, फिर ये इतना हो गया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपका इंक्रीज हो रहा है। जीएनआई पर कैपिटा पे बात कर लेते हैं बेटा। जीएनआई पर कैपिटा को देखो, ये पहले इतना था, अब ये कितना हो गया भाई, ये अभी भी तकरीबन उतना ही है, अभी भी उतना ही है। तो बेटा जीएनआई पर कैपिटा पे एज सच इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इसका बनेगा एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है भाई, क्लियर है सारी चीजें। चलें क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज़।